नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। हम इस समय प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 और 6 तक हमने किया था। आज इसके दूसरे भाग में दूसरा वीडियो बना रहे हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के जितने भी प्रश्न हैं उसको हमने 3 भागों में बनाया हुआ है या बनाएंगे। एक भाग हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक, और अभी हम प्रश्न क्रमांक 7 से यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। 7वां प्रश्न है विस्तार कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। विस्तार सूत्र की सहायता से इन सभी को हल करना है। पहला प्रश्न है 5x ऋण 7 5x ऋण 9। दूसरा है 2x ऋण 3y का घन या घातीय 3। तीसरा प्रश्न है a धन 1/2 का घन। ये हमें विस्तार सूत्र की सहायता से हल करना है। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है 5x ऋण 7 5x ऋण 9, एक कोष्टक में ये, एक कोष्टक में ये। अब ये सूत्र जो विस्तार सूत्र है ये दिया गया है, ये इस आधार पर इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा 5x और 5x का गुणा 5x घाते 2 5x घाते 2 धन, ये इसी सूत्र के आधार पर इसका करना नहीं। पहले पद का, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इसी हिसाब से इसी प्रकार से करना है। 5x का वर्ग धन ऋण 7 ऋण 9 गुणे 5x धन ऋण 7 गुणे ऋण 9। 5 25 25, 5 का वर्ग हुआ तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे 5 25 25, x घाते 2 धन 9 और 7 16 ऋण 16। 5x गुणे 5x धन 9 सते 63, ये 25x है, 25x घाते 2 ऋण 16 25 80x धन 63, ये उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है 2x धन 3y का घन। ये पहला पद, ये दूसरा पद, यानी ये a है और ये b है। तो इस आधार पर इस विस्तार सूत्र के आधार पर हल करना है। a माइनस बी का घन, यहाँ कुछ नहीं है, ये माइनस बी का घन, इसका विस्तार करने पर a का घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस b वर्ग होता है। तो उसी के आधार पर 2x का घन ऋण 3 गुणे 2x वर्ग गुणे 3y धन 3 गुणे 2x गुणे 3y वर्ग ऋण 3y का घन। फिर 8x घाते 3 ऋण 3 गुणे 4x घाते 2 धन 3y धन 3 गुणे 2x धन 9y वर्ग ऋण 27y घाते 3 बराबर 8x घाते 3 ऋण 36x वर्ग y धन 54x y वर्ग ऋण 27y घाते 3। ये हमारा उत्तर हो गया इसका। 7वें प्रश्न में तीसरा उप प्रश्न है a धन 1/2 का घन। तो वही सूत्र लगेगा यहाँ पे, a का घन प्लस 3a वर्ग गुणे 1/2 धन 3a गुणे 1/2 का वर्ग धन 1/2 का घन बराबर a का घन धन 3a वर्ग बटा 2 धन 3a गुणे 1/4 धन 1/8। 1/4 कैसे, ये 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया a का घन धन 3a वर्ग बटा 2 धन 3a/4 धन 1/8। अब अगला प्रश्न है 8वां। एक विशाल कोण त्रिभुज खींचिए, उस त्रिभुज की सभी मध्यिकाएँ खींचिए और उसका छेदन बिंदु दिखाइए। विशाल कोण का मतलब यहाँ पे अधिक कोण से है। यहाँ देखिए हमने अधिक कोण बनाया हुआ है। अब इसकी मध्यिकाएँ कैसे खींचना है। अधिक कोण आप देख लीजिए, ए बी सी एक अधिक कोण है, ए बी सी ये अधिक कोण है। इसकी तीनों भुजाएं हैं, ये इस कोण की ये तीनों भुजाएं हैं। इसके बाद मध्यिका कैसे खींचनी है, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसको यहाँ से आधे से अधिक इसको फैला कर यहाँ पे काटते हैं और यहाँ पे काटते हैं। फिर उतनी ही दूरी से इसको इस बिंदु पर रखकर बी बिंदु फिर रखकर इधर काटेंगे और यहाँ काटेंगे, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं इनको हम एक आभासी रेखा द्वारा मिला लेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमें
रेखा BC का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ये रेखा BC का मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। अब इसको इसकी सम्मुख कोण से मिला देंगे। इसके सम्मुख कोण से मिलाने पर ये मध्यिका हुई, जो इसको मिलाते हैं ये मध्यिका हो गई। अब उसी प्रकार से इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इसको प्रकार को फैला लिया, आधे से अधिक इसको फैला लिया और उतना ही फैला रहने दो। इधर भी घुमा दो, इधर इसको घुमा देना है। फिर इस बिंदु से भी इधर ऐसे करना है। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर वहाँ से एक आभासी रेखा खींचेंगे। आभासी रेखा खींचने पर हमें प्राप्त होगा, ये देखिए यहाँ से एक आभासी रेखा खींच दिया। इससे क्या होगा कि हमको इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात हुआ। अब इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात होने से इसके सम्मुख जो कोण है इसको मिला देंगे। इसके सम्मुख कोण को मिलाएंगे तो इस रेखा की मध्यिका ये हो जाएगी, इस रेखा की मध्यिका। और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। देखिए उसी प्रकार से इस रेखा का भी हमें खींचना है। इस रेखा का भी मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसको थोड़ा, क्योंकि ये रेखा बड़ी है इसलिए हमको थोड़ा इसको ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इतना फैलाया और इधर भी इसको फैला के यहाँ पे ऐसे काटेंगे। और फिर इस बिंदु से भी बिंदु ए से भी वही क्रिया करना है। ये देखिए, और यहाँ पर एक यहाँ बिंदु प्राप्त होता है और एक बिंदु यहाँ प्राप्त होता है। इन दोनों को मापन पट्टी की सहायता से एक आभासी रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसको इसके सम्मुख कोण से मिला देंगे। सम्मुख कोण, इस भुजा के सम्मुख कोण, तो ये हो गई मध्यिका। और यहाँ पे तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं, वो संगमन बिंदु है इसका। इसको G से दर्शाते हैं। छेदन बिंदु दिखाएं तो उसके छेदन बिंदु को G से दिखाया जाता है। 9वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC इस प्रकार की रचना कीजिए। रेख BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, मेजर कोण ABC 90 अंश हो और रेख AB 4 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज के शीर्ष लंब के छेदक बिंदु दिखाइए। शीर्ष लंब के छेदक बिंदु, देखिए शीर्ष लंब खींचना है हमें। इस पर सबसे पहले हम इसकी आधार बना लेंगे। इसका आधार है BC बराबर 5.5। ये देखिए 5.5, 5 के बाद 5 खाना लाइन हमने खींचा। ये BC बराबर 5.5 और इसके बाद इस पर 90 अंश का ये लाइन खींचा। इसके बाद इस पर 90 अंश का कोण खींचेंगे, क्योंकि ये ABC बराबर 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण हमें बनाना है। देखिए यहाँ 90 दिखाई दे रहा है। इस पर यहाँ निशान लगा के इसको यहाँ से मिला देंगे। ये इस प्रकार से इसको ये रेखा खींच देंगे। ये देखिए, अब इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैलाएंगे। ये देखिए प्रकार को 4 सेंटीमीटर, प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैलाएंगे। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको हमने फैला दिया और वहाँ से कट किया। इसके बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, तो हमें इसका कर्ण मिल जाएगा, इस त्रिभुज का कर्ण। ये हो गया, हमारा त्रिभुज बन गया। अब इस पर हमें शीर्ष लंब खींचना है। इस पर हमें शीर्ष लंब खींचना है, तो इसके लिए हम गोनिया लेंगे। गोनिया, ये देखिए गोनिया किस प्रकार से रखना है। इस पर इस रेखा को, इस पर रेखा को आगे इस रेखा पे रखते हुए इसको आगे की तरफ सरकाना है। ये देखिए, और इस कोण को मिलाना है। जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इस कोण को मिलाना है। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से इस कोण को ऐसे मिलाना है। यहाँ भी ये 90 अंश का ही कोण बनेगा। यहाँ भी ये शीर्ष लंब है। इस प्रकार से शीर्ष लंब
शीर्षलंब का छेदक बिंदु दिखाना है तो सभी भुजाओं के शीर्षलंब हमको यहाँ पे खींचने हैं, सभी भुजाओं के शीर्ष। हाँ, इसका त्रिभुज ABC का शीर्षलंब हमने अभी खींचा। क्योंकि ये जो है 90 अंश के कोण पर खुद शीर्षलंब होता है, वो भी 90 अंश का कोण होता है, और इस पर भी AB भी 90 अंश पर है और BC भी 90 अंश पर है। तो त्रिभुज ABC में शीर्षलंब AB, ये भी एक शीर्षलंब है, शीर्षलंब BC, एक शीर्षलंब ये हो गया, इस भुजा पे ये शीर्षलंब हो गया, इस भुजा पे ये शीर्षलंब हो गया, इस भुजा पे ये शीर्षलंब हो गया, शीर्षलंब BM, ये तीन सभी शीर्षलंब का छेदक बिंदु B है। यहाँ पे ये तीनों कहाँ मिल रही हैं? शीर्षलंब B पर। तो ये हुआ हमारा अपना प्रश्न क्रमांक 9। 10वां प्रश्न है, बस की गति प्रति घंटा 48 किलोमीटर हो तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। बस की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने पर उसे यात्रा के लिए कितने घंटे लगेंगे? ये विचरण का प्रकार भी पहचानना है। यहाँ पर वेग बढ़ाने पर समय कम होता है, यानी अगर बस तेज़ गति से चलेगी तो कम समय में पहुँचेगी, और वेग घटाने पर समय बढ़ता है, यानी बस धीरे चलेगी तो उसको पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है। अर्थात एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है, एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ती है, अतः यहाँ पर प्रतिलोम विचरण है। अब वेग को हमने v माना और समय को हमने t माना, तो ये हमारा हो गया वेग अल्फ़ा 1/t, v बराबर k/t, k एक स्थिरांक है, v गुणे t बराबर k। अब समीकरण में दिया हुआ है v बराबर 48 और t बराबर 45, यानी वेग 48 है तो कितना t लगता है, टाइम कितना लगता है? 5 घंटे। 48 किलोमीटर है तो दोनों मिलके कितना हो गया? 48 गुणे 5, तो k बराबर 240, ये विचरण का स्थिरांक है। समीकरण 1 में v गुणे t बराबर 240 ये विचरण का समीकरण है। बस की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया तो 48 ऋण 8, यानी 48 में 60 हो गया, तो बस की गति कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटे। p बराबर 40, तो t बराबर क्या? t फिर से मालूम करना है। अगर वेग घट गया तो टाइम कितना लगेगा? तो विचरण का समीकरण है v गुणे t बराबर 240, और ये 40 जो है स्थिरांक है, 40 गुणे t बराबर 240, तो टाइम कितना लगेगा? 240 में 40 का भाग दिया तो 6 घंटे लगेंगे। अगर बस की गति कम करते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं, तो ये 6 घंटे लगते हैं। यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। बस का वेग 8 किलोमीटर कम करने पर बस को उस स्थान पर पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। दूसरा 11वां प्रश्न है, रेख AD तथा BE त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ हैं। G यह मध्यिकाओं का छेदन बिंदु है। यदि AG बराबर 5 सेंटीमीटर तो GD बराबर कितना, और यदि L रेख GE बराबर 2 सेंटीमीटर तो BE बराबर कितना? BE GE बराबर 2 तो BE बराबर कितना? इसी को हम हल करेंगे। यहाँ पे हमने मध्यिका खींचा हुआ है, पहले भी हमने बताया हुआ है कि ये दुगना होता है, इसकी लंबाई से आधा होता है। अगर ये, तो अभी यहाँ पे देखेंगे रेख AD कहाँ है? A और D दो रेख हैं, B और E, तभी यह मध्यिकाएँ हैं। परस्पर G बिंदु छेदन बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। छेदन बिंदु के पास से दोनों मध्यिका के दो भागों में 2:1 का अनुपात होता है। मध्यिका के दो भाग में 2:1 का अनुपात होता है। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है। ये अगर ये पूरा 6 है, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा। इस तरह से इसमें 2 और 1 का अनुपात होता है। और इस प्रकार से रेख AG बटे GD, रेख AG कहाँ है? AG बटे GD कितना अनुपात है? 2/1 का। और रेख BG और रेख GE, रेख BG और BE, तो ये भी 2/1 का अनुपात है। रेख GD का AG का माप दिया है 5, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है। AG बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5/GD बराबर 2/1, तो 5 गुणे 1/2 बराबर 2 दोनों 5 सेंटीमीटर। ये हो गया किसका माप? GD का।
GD का माप उसका आधा हो जाएगा। BG माने क्या, B और G, BG बटा 2। अब इसी तरह BG और G में जो अनुपात है वो 2/1 का है, तो BG बटा 2 गुणे का में 2/1 का अनुपात है, तो इसका उसका तिर्यक गुणा करने पर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो रेख BG बराबर 4 सेंटीमीटर, रेख BE बराबर रेख BG धन GD तो 4 धन 2 रेख BE बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याएं दशमलव रूप में लिखिए। पहला है 8/13, 11/7, 5/16, 7/9। अभी यहाँ हम भाग देंगे 8/13 यानी 8 में 13 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव में भाग होगा। इस तरह से हम भाग करते गए 13 6 78, क्योंकि यहाँ पे दशमलव इस छोटी संख्या है तो यहाँ पे दशमलव लगा के दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ 13 6 78 भाग दिए गए, घटाया 20 आया, फिर भाग दिया 13 एकम 13 1 आया, फिर भाग देंगे गए, ऐसे भाग देते गए तो 6 1 5 3 8 4 इस तरह से संख्या प्राप्त हुई। बाद में हमें फिर से 8 वही संख्या मिल गई जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी। अभी आगे हम अगर भाग देते हैं यही संख्याएं हमें फिर से प्राप्त होंगी। इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। तो इसका उत्तर हो गया 8/13 का दशमलव इस प्रकार हो गया। इसका ये जो ऊपर रेखा खींच दी जाती है, इसका मतलब ये संख्याएं अगर आप आगे और भाग देते हैं तो यही संख्याएं पुनः पुनः प्राप्त होंगी, इसलिए ये रेखा खींची जाती है। ये है इसका आवर्ती दशमलव भिन्न। अब है दूसरा है प्रश्न 11/7, 11 में 7 से भाग देना है, 11 कम 11 भाग देते जाएंगे, यहाँ 40 आ गया, फिर 35 आया, फिर 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 8 56, फिर 40 आया। यहाँ भी देखो 40 आया और बीच में यहाँ भी 40 आया हुआ था। तो अगर हम फिर आगे भाग देंगे तो यहाँ से यही संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। तो इस पर यहाँ पे हम एक रेखा खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये भी आवर्ती दशमलव भिन्न है। आगे अगर हम और भाग करते हैं तो यही संख्याएं फिर से दोहराई जाएंगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हमें लिखना है 11/7 बराबर 1.57148 और ये आवर्ती का चिन्ह है। तीसरा प्रश्न है 5/16, 5 में 16 से भाग देना है। चूँकि 5 छोटी संख्या है तो यहाँ पे 50 में भाग देना है, तो 16 × 3 = 48 भाग दिया और 16 एकम 16, फिर 16 दूनी 32 8 आ गया, 16 × 25 = 80, ये ख़त्म हो गया। ये आवर्ती दशमलव नहीं है, ये अनावर्ती दशमलव है, इसलिए इस पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भिन्न समाप्त हो जाता है, आगे और संख्या होगी नहीं, भाग पूर्ण होता है ये, तो ये अनावर्ती दशमलव भिन्न कहा जाएगा। इस प्रकार से 7 में 9 से भाग देना है, क्योंकि 7 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 7 से भाग देने पर 7 एकम 7 7 9 का भाग देना है ना, 9 7 63 7 जाएगा, फिर भाग देंगे 7 घटाने पर 7 आता है, 0 बढ़ाएंगे 9 7 63 9 7 63 यही बार बार संख्या आ रही है, तो ये भाग देते जाएंगे तो वही संख्या हमें बार बार प्राप्त होती है। तो 7/9 का आवर्ती दशमलव, तो ये 0 के बाद दशमलव 7 7 7, ये कई बार वही 7 7 आ रहा है, तो एक बार 7 लिखें, 7/9 बराबर 0.7, ऐसा ये आवर्ती का चिन्ह लगा देना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह का दूसरा भाग, इसमें हमने दूसरे भाग में आपको प्रश्न क्रमांक 7 8 और 9 10 11 और 12 को बताया, और अगले वीडियो में हम 13 से लेकर 17 के प्रश्नों को हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।